हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10 लिटरेरी टर्म्स करेंगे। बी अल्फ़ाबेट के हम आज 10 करेंगे और सबसे आखिरी जो इसमें आएगा वो होगा बर्लस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम भी सबसे ज़्यादा लेगा। कुछ ऐसे होंगे जो एक ही शब्द में आप याद कर लोगे। तो सबसे पहले इसमें बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है? रिटन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। जब किसी व्यक्ति की लाइफ के ऊपर आप कोई बुक, कोई कहानी, कोई चीज़ लिखते हो तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उससे परमिशन लोगे और डायरेक्ट लिख लोगे। और अगर वो पहले बहुत पहले खत्म हो चुका है तो जो उसके पुराने इंटरव्यू हैं, जो रिकॉर्ड हैं, अगर उसने कोई डायरी ली है या फिर कोई जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसमें उसका जिक्र आया है, तो उन सब की सहायता से हम उस व्यक्ति की बायोग्राफी लिख सकते हैं अगर वो बहुत पहले कभी रहा होगा। बायोग्राफी की बात करें तो इसके जरिए हमें हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स हैं उनका हमें पता लगता है। कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज हैं जो एग्जाम कई बार पूछी जाती है। जैसे प्लूटार्क ने लिखी थी पैरेलल लाइव्स। पैरेलल लाइव्स में क्या था, जो रोमन्स और ग्रीक थे, फेमस लोग जो थे उस जमाने के, उनकी लाइफ लिखी हुई थी। तो जो इनकी लाइफ से जो था कहानियां जो मिली उसको आधार बनाकर जो थे कई ड्रामा लिखे गए थे। इसके अलावा थॉमस मैलोरी ने एक फेमस बायोग्राफी लिखी थी, ल मार्टर डी आर्थर। आर्थर जो थे ये इंग्लैंड के बहुत बड़े फेमस राजा थे जिनकी उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी। इसके अलावा विलियम रोपर ने जो था एक रेनेसां के आर्टिस्ट से सर थॉमस मोर, इनके ऊपर लिखी थी द लाइफ ऑफ सर थॉमस मोर। इसके अलावा जब प्रिंटिंग प्रेस जब स्थापित हो गई तो बुक्स पब्लिश करी जाने लगी। तो सबसे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस में बुक पब्लिश हुई थी वो इटालियन आर्टिस्ट से उन्होंने करी थी, जॉर्जियो वसारी ने। लाइव्स ऑफ द आर्टिस्ट ये सबसे पहली बायोग्राफी थी जो पब्लिश करी थी जॉर्जियो वसारी ने 1550 में। ये नेट के एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन नेट के एग्जाम में। एक और जो सबसे फेमस बायोग्राफी है और ना जाने कितने कंपटीशन में पूछी गई है, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये पब्लिश हुई थी 1791 में और इसे जेम्स बॉसवेल ने पब्लिश करा था। इसके अलावा जाइल्स लिटन स्ट्रेचे, नाम को ध्यान रखिएगा, ये आगे भी आएगा। इन्होंने कुछ फेमस बायोग्राफीज लिखी थी, ये एग्जाम में पूछी गई हैं। एमिनेंट विक्टोरियंस 1918 में, इनकी बायोग्राफी में थोड़ा सा अलग मिलती है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी थी। उससे पहले इतना नहीं लिखा जाता था। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया, ये 1921 में पब्लिश हुई थी, एग्जाम में पूछी गई हैं। इसके अलावा फिक्शनल बायोग्राफी भी होती हैं। फिक्शनल मीन्स काल्पनिक बायोग्राफी। इसमें क्या होता है, जो बायोग्राफी है किसी पर्सन के ऊपर लिखी, हो सकता है ये पर्सन ही काल्पनिक हो या फिर ये हो सकता है कि पर्सन रियल हो, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं क्रोनोलॉजिकली, जो ईयर वाइज डेट वाइज हो रही, वो सारी की सारी काल्पनिक हो। तो फिक्शनल बायोग्राफी ये होती है, ये अक्सर हमें जो होता है मूवीज वगैरह में मिल जाती हैं कि किसी पर्सन को दिखाया है, रियल पर्सन को, और उसके जो है पूरी की पूरी कहानी जो है वो फिक्शनल है, काल्पनिक है। ब्लूम्सबरी ग्रुप, कोई पता लग रहा है कोई ग्रुप है। तो यहाँ पे राइटर्स जो थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलेक्चुअल राइटर्स के अलावा इकोनॉमिस्ट, पेंटर्स, इनका एक ग्रुप बना था और ये ग्रुप का नाम था ब्लूम्सबरी। लंदन में एक जगह थी, वहाँ पे है ब्लूम्सबरी। तो वहाँ पे जो था ये राइटर्स इकट्ठा होते थे एक दूसरे घर पे ब्लूम्सबरी में, और इसी के नाम पे इस ग्रुप का नाम पड़ा था ब्लूम्सबरी ग्रुप। 1906 कहें तो 1905 के आसपास ये ग्रुप बना और 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो ये खत्म हो गया। फिर लड़ाई होनी शुरू हो गई, उसके बाद में पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उनको तो आपको ध्यान रखना है, मैं बाद में बतलाऊंगा। वर्जीनिया वुल्फ, एम फॉस्टर, जॉन मैनार्ड कैंस, ये राइटर नहीं है। रिटन स्ट्रेच है, अभी बतलाया था आपको, बायोग्राफर है, इनके बायोग्राफी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे, जो इसके मेंबर थे। ये जितने राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा था लिटरेचर, आर्ट, पेंटिंग, फिलोसफी, और कोई भी चीज़ थी, जो भी जॉनरा थी, उसमें सब में इन्होंने अपना जो था योगदान करा था। इनके जो विचार थे उस समय के हिसाब से थोड़े रेडिकल से थे। इन्होंने जो था, जो उस समय विक्टोरियन वैल्यूज थी कि ये कपड़े पहनने चाहिए, ये नैतिकता होती है, उसको ही क्रिटिसाइज करते थे। ओपनली सेक्सुअलिटी की बात करते थे और जो ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स थे कि लेडीज को ये करना चाहिए, जेंट्स को ये करना चाहिए, इस चीज़ों के खिलाफ थे। किसी भी इंस्टीट्यूशंस की जो पाबंदियां थी उसके खिलाफ थे। भाई जब पढ़े लिखे लोग एक साथ आ जाएंगे अलग अलग क्षेत्र के, तो क्या होगा, उनके विचार जो होंगे वो बिल्कुल सीमित नहीं रहेंगे, कुछ थोड़ा सा हो सकता है विस्फोटक हो। तो इनके विचार थोड़े से टाइम से थोड़े से आगे के थे। एक दूसरे के घर पे ये मिला करते थे, और जिन्होंने शुरुआत में स्टार्टिंग करी थी वो थे हॉबी स्टीफेंस। इन्होंने शुरुआत करी थी और बाद में ये एक दूसरे घर पे मिलना शुरू हो गए थे। अगर हम बात करें ब्लूम्सबेरी ग्रुप की, तो इन्होंने जो था प्रभावित करा था, जो अलग अलग जॉनरा थी उन सब में इन्होंने प्रभावित करा था इनके लोगों ने। जैसे जॉन मैनर्ड केन्स की बात करें तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे, और इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इकोनॉमी, आर्थिक जो नीतियाँ होती हैं उस पर जो थ्योरी दी थी,
इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो अलग-अलग क्षेत्रों में इनके अपने विचार बहुत ही उस समय जो थे अच्छे थे। वर्जीनिया वुल्फ ये नाम आपको ध्यान रखना है, लेनार्ड वुल्फ इनका नाम ध्यान रखना है, ई.एम. फॉस्टर, इसके अलावा जो है रॉजर फ्राई, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जॉन मेनार्ड केन्स ये इकोनॉमिस्ट है, ये आपको नाम बिल्कुल ध्यान रखने हैं और भी ध्यान रखो, लेकिन ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है, ये इंटेलेक्चुअल जो उस समय के लोग थे, आर्ट क्रिटिक कह सकते हैं, पेंटर कह सकते हैं, इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं और खासकर राइटर जो थे, उनका ग्रुप था। ब्लू स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग क्या होता है? मोजे, ब्लू ब्लू कलर के स्टॉकिंग, लेडीज के लिए यूज होता है ब्लू स्टॉकिंग्स। क्या था? एक सोसाइटी थी ब्लू स्टॉकिंग सोसाइटी, इसके जो मेंबर्स थी वो लेडीज थी, पढ़ी लिखी, खासकर राइटर थी। तो जो ये मेंबर्स थी उनको कहा गया ब्लू स्टॉकिंग्स, पढ़ी लिखी जो लेडीज थी, राइटर्स थी, एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिजीवी कह सकते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था और इसको बनाया था एलिजाबेथ मॉन्टेगू ने 1750 में। जब ये मिला करती थी, जब इनकी मीटिंग होती थी, तो ये प्लेन ब्लू स्टॉकिंग्स मोजे पहना करती थी, प्लेन ब्लू स्टॉकिंग्स। तो ये इसी के नाम पर जो था, एक नाम पड़ गया था इस ग्रुप का ब्लू स्टॉकिंग्स। ये जो थे थोड़ा सा लिटरेचर, फिलॉसफी और आर्ट के ऊपर बात करते थे और जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे कि लेडीज को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ थे। एक दूसरे से मिला करते थे और जो चीजें थी वो एक दूसरे से शेयर करा करा करते थे। इन्होंने जो था कई एक सारे जो के मेंबर्स थे, उन्होंने पोएट्री, एसेज और नॉवेल्स के ऊपर काफी योगदान दिया था। नेक्स्ट है बोस्टिंग पॉम्स, एक वर्ड में कहें, पोस्टिंग हो गया शेखी भगाड़ने वाली, तो ऐसी पॉम जिसमें शेखी भगारी आती है। इसमें क्या होगा? बहुत ज्यादा इमेजरी का यूज होगा, हाइपरबोली का यूज करा जाता है। तो नाम से पता लग रहा है, आगे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, कुछ टर्म्स ऐसे ही हैं। पोस्टिंग पॉम आ गया, अब आ गया ब्रैगडोशियो। ये भी यही होता है कि जब आप बढ़ा चढ़ा के किसी चीज को कहते हो, तो ये कोई भी लिटरेचर का हो सकता है, कोई ड्रामा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब आप बढ़ा चढ़ा के कहो, तो ये भी एक तरीके बोस्टिंग वर्क होता है, बोस्टिंग। ये जो नाम लिया गया ब्रैगडोशियो, ये लिया गया है एक वो शेखी भगाड़ने वाला करेक्टर था, शेखी भगाड़ने वाला। तो स्पेंसर ने वर्क लिखा था, स्पेंसर ने वर्क लिखा था फेरी क्वीन, उसमें करेक्टर था ब्रैगडोशियो, उसके नाम से लिखा गया शेखी भगाड़ने वाला। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्क जिसमें शेखी भगाड़ने वाला हो, उसे हम ब्रैगडोशियो कहते हैं। बॉम्बेस्ट, भाई बॉम्बेस्ट भी एक नाम से पता लग रहा है कि इसमें भी क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को कहा जाता है। मीन्स कोई लड़ाई हुई, कोई छोटी सी, एक छोटा सा कोई इंसिडेंट हुआ, आप जो है शिकार खेलने गए, अब शिकार खेलने गए तो आपने एक सिंपली कहा मैं शिकार खेलने गया, लेकिन आप जो है जब बॉम्बास्ट होगा तो वो क्या होता है, मैं शिकार खेलने गया, घने जंगल से होता है वो गया, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे थे, छाया बिल्कुल नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। तो आप बहुत ही जो है बड़ा चढ़ा के एक शेखी भगाड़ने के सेंस में जो कह रहे हो, तो उसे हम बॉम्बास्ट कहते हैं। तो बॉम्बास्ट में हाइपरबोलिक स्टेटमेंट्स होते हैं, एडजेक्टिव्स का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है और बहुत बड़ा चढ़ा के हम कहते हैं। नेक्स्ट हो गया बॉन मार्ट। बॉन मार्ट को अगर हम कहें तो एक कहें रिपार्टी, विटी रिमार्क, आपसे किसी ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा किसी को, बदले में एकदम से कोई हाजिर जवाब होता है ना, तुरंत एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो एकदम से जवाब दे देता है आपको, तो विटी रिमार्क, तो वो होता है बॉन मार्ट। बॉन मार्ट क्या हो गया? विटी रिमार्क। इसको बस नाम दिया, ध्यान रखिएगा, रिपार्टी। बॉल्डराइज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये नाम पड़ा है बॉल्डर से। ऐसा था, एक व्यक्ति थे बॉल्डर, उन्होंने शेक्सपियर के वर्क को पढ़ा, उन्हें ऐसा लगा कि भाई शेक्सपियर के वर्क में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम बच्चों के सामने नहीं पढ़ सकते, वल्गर हैं थोड़ी सी, लेडीज के सामने नहीं पढ़ सकते। तो इन्होंने क्या करा, जो शेक्सपियर के ड्रामास थे उनको एडिट कर दिया और जो भी उन्हें लगा वल्गर है उसको हटा दिया। तो जब इन्होंने ये पब्लिश करा, तो उसका वर्क का नाम पड़ा, 1818 में पब्लिश करा था, द फैमिली शेक्सपियर। ये पूछा गया एग्जाम में, द फैमिली शेक्सपियर जो था, वो बॉल्डराइज बॉल्डर थे, उन्होंने पब्लिश करा था 1818 में। जब ये पब्लिश करा तो क्या हुआ कि जो ओरिजिनल वर्क की खूबसूरती थी थोड़ी खत्म सी हो जाती है। आप सोचते हो कि भाई ये वल्गर लग रहा है, अब वल्गर का भी अलग अलग पैमाना होता है, किसी को वल्गर लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। तो क्या हो गया, उसकी खूबसूरती ओरिजिनल खत्म हो जाती है। तो बॉल्डर ने जो इसके अलावा जो और दूसरा जो एडिट करा था, वो करा था एडवर्ड गिवन का। एडवर्ड गिवन जो थे, उनका वर्क था, उसको भी एडिट करा था, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो द फैमिली शेक्सपियर 1818 एग्जाम में पूछा गया है। एक और वर्ड यूज कराया था इसकी जगह, एक्सपर्गेशन। बॉल्डराइज कहें तो एडिट करना हो गया, सेंसरशिप हो गया। एक्सपर्गेशन भी यूज करा जाता है जब आप जो है किसी वर्क को एक्सपर्गेट कर दो, उसको जो है काट छांट दो। बिकॉलिक, अगर मैं कहूँ बिकॉलिक, तो सिंपल सी एक चीज है, एक वर्ड में कहूँ, पेस्टोरल पोम, ग्रामीण जीवन से संबंधित कोई कविता, ग्रामीण जीवन से, बस इतना ध्यान रखो आप। अगर थोड़ा बढ़ा के कहूँ मैं, तो रूरल लाइफ को दिखलाती है,
शेफर्ड्स होंगे, चरवाहे होंगे, पेस्टोरल सीन्स होंगे, चारागाह होंगे, साधारणपन होगा, इनोसेंस होगी, ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी होगी। एक तरीके की पेस्टोरल फॉर्म होती हैं, कॉलिक। ये जो इतने सारे वर्ड होते हैं, कई बार हम क्यों याद करें? क्या होता है कि अलग-अलग जो राइटर जो पुराने समय के वर्ड थे, वो अभी भी कहीं जो है लिटरेचर में यूज़ करे जाते हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, खासकर नेट के एग्ज़ाम में तो पूछ लिए जाते हैं। तो आप भले पीजीटी के हिसाब से चाहे उसे ध्यान मत रखो, पीजीटी, टीईटी, लेकिन नेट के हिसाब से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि ये पूछे गए हैं। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या होता है? बर्लेस्क में अगर हम कहें, तो आप जो है एक तरीके से मज़ाक उड़ाते हो किसी वर्क का। जैसे मान लीजिए वह बाहुबली मूवी है। अब बाहुबली मूवी को आपको जो है एक उसका जो बर्लेस्क बनाना है। तो आप क्या करोगे? उसका मज़ाक उड़ाओगे। एक जो लड़ाई दिखाई है बहुत बड़ी ग्रैंड लड़ाई देखी, आप उसकी तुच्छ लड़ाई दिखाओगे, छोटी-सी कॉमिकल लड़ाई दिखाओगे। तो बर्लेस्क होता है जब आप किसी चीज़ की नकल करो और नकल के ज़रिए आप 2 चीज़ें उत्पन्न करोगे। तो ह्यूमर उत्पन्न करोगे और हो सकता है आप सटायर भी करो। किसी चीज़ पे आप जो कटाक्ष कर रहे हो, सटायर। तो बर्लेस्क सटायर के तौर पे आप यूज़ करते हो और ह्यूमर के तौर पे आप नकल करते हो किसी जॉनरा की। किसी जॉनरा की, किसी वर्क की आप नकल करते हो। ये जो वर्ड है बर्लेस्क, ये आया है इटालियन वर्ड बर्ला से। इटालियन वर्ड से आया है बर्ला से। और इसमें आप जो है किसी वर्क की जो है आप नकल करके जो होता है थोड़ा-सा कॉमिकल तरीके से जो है आप ह्यूमर उत्पन्न करते हो। यहाँ पे एक पोम है, ये ओरिजिनल पोम है और ये बर्लेस्क है इस पोम का। ये बर्लेस्क है। ये पोम है, सुनी होगी आपने। क्लासिकल पोम है, रोजेज़ आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू, शुगर इज़ स्वीट एंड सो आर यू। ये क्लासिकल पोम है। अब इसका बर्लेस्क बनाया है। इसका बर्लेस्क क्या हो गया? रोजेज़ का रोजेज़ हो गया, देख रहे हो? वायलेट्स का वायलेट्स हो गया। रोजेज़ प्रिक योर फिंगर्स, रोजेज़ तुम्हारी फिंगर्स में चुभेंगे। वायलेट्स की वजह से तुम्हें छींक आएगी। शुगर की वजह से और शुगर तुम्हारी वेन्स नाड़ियों में दौड़ेगी, तुम मोटे हो जाओगे। इट इज़ बेस्ट यू स्टिक टू पीस, और बेहतर है कि तुम पीस मटर से चिपक जाओ। देखो रोजेस वायलेट शुगर यूज हुआ है, रोजेस वायलेट शुगर हुआ है, और इसमें राइमिंग स्कीम मैं बतला नहीं रहा हूँ, कोई कोई फायदा नहीं है, वो भी सेम ही यूज हुई है। तो ये पॉम जो है ये बर्लेस्क है इस क्लासिकल पॉम का। तो बर्लेस्क क्या होता है कि जब आप किसी पॉम की, किसी वर्क की आप नकल करो और कॉमिकल सेंस में या सटायर के तौर पे आप यूज करो। यहाँ पे मैं 2 वर्ड आपको बतलाऊँगा, एक होगा हाई बर्लेस्क, एक होगा लो बर्लेस्क। ये आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में हाई बर्लेस्क और लो बर्लेस्क नहीं पूछा जाएगा। बस थोड़ा-सा ऐसा होता है ना, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। आगे के कुछ और टर्म आएँगे बर्लेस्क से रिलेटेड। हाई बर्लेस्क क्या होता है? हाई बर्लेस्क में क्या होता है कि 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक स्टाइल और सब्जेक्ट। हाई बर्लेस्क में क्या होता है, जो स्टाइल होता है, वो बहुत ही एक तरीके से कहें तो सीरियस होगा, हाई होगा। हाई हाई स्टाइल होगा, डिग्निफाइड होगा, और सब्जेक्ट जो होगा वो लो होगा। सब्जेक्ट बहुत ही छोटा होगा, मीन्स कोई छोटी-सी लड़ाई दिखाई हुई है, ठीक है? लेकिन स्टाइल बहुत डिग्निफाइड होगा। लो बर्लेस्क में क्या होगा? लो बर्लेस्क में जो होगा, जो सब्जेक्ट होता है, अगर हम कहें जो सब्जेक्ट होता है, वो बहुत ही एक तरह से जो है वो हाई होगा, सीरियस होगा, बड़ी लड़ाई दिखाई जाएगी। लेकिन जो स्टाइल होगा वो बहुत ही लो होगा, मीन्स स्लैपस्टिक कॉमेडी होगी। तो लो बर्लेस्क में स्लैपस्टिक कॉमेडी होगी, मारने पीटने से कॉमेडी उत्पन्न होगी। तो लो बर्लेस्क में स्टाइल बहुत ही होता है, वो अनडिग्निफाइड होता है। ये एग्जाम में पूछा नहीं आता, बस मैंने आपको जो है बतलाया ताकि वो थोड़ा समझने में आपको आसानी हो। अब जो वर्ड है ये आपको ध्यान रखने हैं, जैसे पैरोडी, पैरोडी आएगा, ट्रेवेस्टी आएगा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। पैरोडी होता क्या है? आप जब किसी जॉनरा की या किसी राइटर के वर्क की जब नकल उतारो, ठीक है, तो वो पैरोडी होती है। हो सकता है ये कॉमिक हो सकता है ना हो, सटायर भी हो सकता है। आप सटायर करो, ज़रूरी नहीं आप कॉमिक तरीके से करो, सटायर भी हो सकता है, कॉमिक भी हो सकता है। तो पैरोडी होती है। अब पैरोडी जैसे मान लो बाहुबली के पैरोडी आप बनाओगे, तो क्या बनाओगे? एक बहुत बड़ी लड़ाई दिखाओगे, लेकिन लड़ाई को कैसे हो सकता है दिखा दो कि जो है वो कॉमिकल तरीके से लड़ लो। उनको लड़ाई को देख के आपको हँसी आए, पैरोडी हो जाएगी। तो बाहुबली की वो पैरोडी होगी। तो पैरोडी में क्या होता है, आप किसी वर्क की जो है नकल करते हो और इसके ज़रिए जो होती है, वो कॉमेडी उत्पन्न होती है। इसी अगर हम कहें तो मॉक हीरोइक जो होती है, ये भी एक तरीके की जो है पैरोडी का ही पार्ट है। मॉक हीरोइक जो होती है ये भी पैरोडी का पार्ट होता है। अब क्या आता है, हीरोइक पोएम होती है। हीरोइक पोएम कौन-सी होती हैं? जैसे ओडिसी थी, ठीक है? होमर की। ये जो हीरोइक पोएम थी इसमें बहुत ही जो होते हैं एक शूरवीर, बहुत ही ज़्यादा एक लड़ाई दिखाई जाती थी योद्धा की, एडवेंचर्स दिखाए जाते थे। मॉक हीरोइक पोएम में क्या होगा? जो इसमें एक लड़ाई होगी, लेकिन उसका मज़ाक उड़ाया जाएगा, ठीक है? तो उसे पढ़कर हँसी आएगी। तो ये एक तरीके की पैरोडी ही होती है, लेकिन ये पैरोडी किसकी होती है? हीरोइक पोएम की। जो हीरोइक पोएम होती हैं
जिसमें बहुत बड़ी लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं, जैसे होमर की थी, ओडिसी वगैरह, इडियास, है ना? इनकी जो पैरोडी होती है वो मॉक हीरोइक फॉर्म कहलाएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो अलेक्जेंडर के पोप की थी, द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक को आप पढ़ोगे तो छोटा-सा इंसिडेंट था, उसके बाल काटे थे। लेकिन जो हीरोइन थी, वो इस तरह से चिल्लाई और इस तरह से लड़ाई को दिखलाया गया था डिग्निफाइड तरीके से, कई बार उसे पढ़ के हमें हँसी भी आती है। तो एक सटायर भी करा है थोड़ा-सा, उस समय के जो लोग थे उनके ऊपर सटायर भी करा और हमें हँसी भी आएगी। तो क्या है, ये मॉक हीरोइक पोएम है। जो रेप ऑफ द लॉक है, मॉक हीरोइक पोएम है और इसमें जो है, जो हीरोइक पोएम होती हैं, उनका मज़ाक उड़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं लो बर्डस। लो बर्डस का ही एक पार्ट है ट्रेवेस्टी। लो बर्डस अगर मैं फिर दोबारा से बताऊँ तो वही चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये लो बर्डस, हाई बर्डस नहीं पूछा है, ट्रेवेस्टी को आप ध्यान रखिए। पैरोडी होती है जब आप किसी वर्क की नकल उतारो। मॉक हीरोइक क्या होती है, जब हीरोइक पोएम की आप जो है मज़ाक उड़ाओ, नकल उतारो, तो वो मॉक हीरोइक, मॉक मज़ाक। ट्रेवेस्टी क्या होती है, जब आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लैपस्टिक कॉमेडी, मतलब बिल्कुल ही एकदम अति वाली चीज़ें कर दो, मज़ाक, किसी वर्क की नकल उतारो बहुत ज़्यादा, वो ट्रेवेस्टी होती है। इसमें क्या होता है, किसी सब्जेक्ट का आप रिडिक्यूल बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते हो, बहुत ज़्यादा। इसमें जो होता है मज़ाक उड़ाते हो, रोल्स जो होते हैं, जो कैरेक्टर हैं वो भी आप चेंज कर दो, ठीक है? लैंग्वेज बहुत ही इनएप्रोप्रिएट कर दियो, कॉमिकल डिस्टॉर्टेड वर्ज़न हो, स्लैपस्टिक कॉमेडी हो कि मारने-पीटने से कॉमेडी उत्पन्न। तो ट्रेवेस्टी जो होता है ये लो बर्लेस्क में आती है, ठीक है? इसे हाई में नहीं रखेंगे, लो बर्लेस्क में आएगी, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से जो होता है, एक तो बहुत ज़्यादा कॉमेडी को उत्पन्न कराया था। वो कॉमेडी कैसे भी हो सकती है, मारने-पीटने से भी हो सकती है, खराब लैंग्वेज से भी हो सकती है, ठीक है? गाली-गलौज से भी कई बार जैसे होता है ना कॉमेडी उत्पन्न करी जाती है, कैसे भी हो सकती है। तो ये लो बर्लेस्क में आती है ट्रेवेस्टी, बहुत ज़्यादा इसमें कॉमेडी होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम में पूछे भी गए। जैन ऑस्टन ने लिखा था नॉर्थएंगर एबी। नॉर्थएंगर एबी लिखा था जैन ऑस्टन, जो फीमेल राइटर थी, और ये एक तरीके की पैरोडी करी थी इसमें गॉथिक फिक्शन। गॉथिक फिक्शन कौन सी होती है, मैं बताया अभी तक, जो हॉरर नॉवल होते हैं, उसमें उसका मजाक उड़ाया था, हॉरर नॉवल का मजाक उड़ाया था। अब इसमें कहीं पे कोई भूत की कहानी नहीं है। ये जो नॉर्थएंगर एबी एबी है, ये कोई भूत की कहानी नहीं है। क्या था इसमें, जो हीरोइन थी कैथरीन मॉरलैंड, उस समय का समाज में क्या था, जो लेडीज थी, वो जो हॉरर स्टोरीज थी ना, गॉथिक फिक्शन, वो बहुत पढ़ा करती थी, तो उनका मजाक उड़ाया था गॉथिक फिक्शन का। तो ये जो कैथरीन थी, ये जो था हॉरर नॉवल पढ़ा करती थी। अब इसे क्या लगता था कि आधी किवाड़ खुली हुई, हल्की सी आवाज हुई तो इसे लगता कोई पीछे है, कोई बर्तन गिरा, कोई आ गया, कोई घोस्ट है। तो ऐसे लैंग्वेज को यूज करा था जैन ऑस्टन ने, जैसी लैंग्वेज जो है कोई हॉरर नॉवल में होती है, लेकिन कहीं पे भी कोई भूत नहीं था। मजाक उड़ाया था हॉरर फिक्शन का। हीरोइन को ऐसे दिखलाया था जैसे कि वो डरी हुई है, सहमी हुई है, लेकिन कहीं से कोई डर वाली चीज नहीं थी। तो जो गॉथिक फिक्शन थी, उनका मजाक, उनकी पैरोडी करी थी, मजाक नहीं कहूंगा, उनका पैरोडी करी थी। पैरोडी में नकल आप करते हो, थोड़ा सा ह्यूमर उत्पन्न करते हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ह्यूमर करो। जब अति वाला कर दोगे तो वो ट्रेवेस्टी हो जाएगी, बहुत ज्यादा करोगे तो ट्रेवेस्टी हो जाएगी। इसमें पैरोडी थी ये गॉथिक फिक्शन की। नेक्स्ट देखते हैं जॉनथन स्विफ्ट की। जॉनथन स्विफ्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। और ये एग्जाम में पूछा गया है, ये किसी में नहीं आएगा, ना ये पैरोडी ना ट्रेवेस्टी, किसी में नहीं आएगा। इसे आप सिर्फ बर्लेस्क में रखोगे। क्यों? ऐसा था, आयरलैंड में भुखमरी फैली थी और बहुत लोग मर रहे थे, बूढ़े बच्चे बहुत लोग मर रहे थे, पानी की कमी हो गई थी। अब जो था, सरकार कुछ कर नहीं रही थी, तो जोनाथन स्विफ्ट को बहुत बुरा लगा था। इन एक सीरियस सब्जेक्ट था जिसमें भुखमरी फैली हुई थी, इस सीरियस सब्जेक्ट का उन्होंने मजाक उड़ाया था, मॉक, सीरियस सब्जेक्ट का मजाक उड़ाया था और लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश करी थी कि बेहतर है, जो समस्या है भुखमरी का, इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को मार दो, उनको खा जाओ, उससे तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेगा और बच्चे जो है गरीबी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गरीब को आप मार दोगे। उस वर्क को आप पढ़ोगे, आपको लगेगा मजाक को देखो, गरीबी को मजाक उड़ाया, लेकिन लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करी थी। प्लस था एक सीरियस इशू का एक मजाक उड़ाया था। नेक्स्ट है शेक्सपियर का प्ले मिड समर नाइट्स ड्रीम। अगर आपने मिड समर नाइट्स ड्रीम पढ़ा हो तो इसमें करेक्टर थे बॉटम, और ये एक प्ले जो है वो जो परफॉर्म करते हैं, तो प्ले विद इन अ प्ले है। एक प्ले है मिड समर नाइट्स ड्रीम, उसके अंदर ही प्ले आ गया, और तो प्ले विद इन अ प्ले है पायरेमस एंड थिस्बे। अब ये जो प्ले पायरेमस एंड थिस्बे, ये क्लासिकल ड्रामा है, बहुत पुराना एक ड्रामा है, जो ट्रेजिडी में खत्म होता है डेथ पर। लेकिन यहाँ पे जो बॉटम है, जब ये परफॉर्म करते हैं, जब सामने लोग बैठे होते हैं, परफॉर्म करते हैं प्ले विद इन अ प्ले, इस तरह से परफॉर्म करते हैं कि पैरोडी करते हैं, मजाक कर देते हैं, कॉमेडी उत्पन्न होती है, कोई मरता नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये पैरोडी है पायरेमिस एंड थिस्बा, कुछ कुछ कहें तो, कुछ कुछ पूरा तो नहीं, ट्रेवेस्टी ऐसा कुछ टच भी आया था, बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ये पैरोडी इसे रखेंगे। नेक्स्ट है जॉन फिलिप की स्प्लेंडिड शेलिंग। इसमें क्या है, ये पैरोडी है पैराडाइज लॉस्ट की। ये पैरोडी जब आप किसी वर्क की नकल करते हो,
तो थोड़ा-सा इसमें ह्यूमर मिलेगा, सटायर मिलेगा, तो यहाँ पे जो है पैराडाइज़ लॉस्ट की ये पैरोडी है स्प्लेंडिड चिलिंग। हेनरी फील्डिंग ने एक पैरोडी लिखी थी, सैमुअल एच. रिचर्डसन ने लिखा था पामेला। अगर आप पामेला पढ़ो तो एक ऐसी लड़की की कहानी थी, जो बड़ी सीधी-सादी थी, जिसे जो था एक तरह से कह सकते हैं इतनी स भोली-भाली थी, कि सब लोग उसे परेशान करते हैं। बड़ी चरित्रवान सी, बड़ी जो थी भोली-भाली थी। अब इन्होंने क्या करा, जो हेनरी फील्डिंग थे, इन्होंने इसकी पैरोडी करी, इसका मज़ाक उड़ाया हीरोइन का मज़ाक उड़ाया पामेला का। इन्होंने एक हीरो लिखा, हीरो का कैरेक्टर था जोसेफ एंड्रयू। अब ये जो था कैरेक्टर, ये भी ऐसे ही कर दिया इन्होंने, कि इसे भी जो था बेचारा परेशान सा था, कभी कोई इसे जो था परेशान कर लेता था, चोर इसे लूट के ले आते हैं। तो मज़ाक एक तरीके से पैरोडी करी थी पामेला की। ये पामेला की नकल थी नॉवल की। लो बर्लेस्क अभी बताया था, ट्रैवेस्टी जो होती है लो बर्लेस्क में आती है। यहाँ पे सैमुअल बेटनल ने, एक जो राइटर थे, उन्होंने एक पोएम लिखी थी हुडिब्रास, ये एक पोएम लिखी थी। अच्छा, लो बर्लेस्क कौन से थे? लो बर्लेस्क वो होते हैं जिसमें स्टाइल लो होता है, मीन्स स्लैपस्टिक कॉमेडी होगी, लैंग्वेज बड़ी अनडिग्निफाइड होगी, थोड़ा-सा हो सकता है उसमें हल्का-सा गाली-गलौच टाइप का आ जाए। सब्जेक्ट बड़ा हाई होता है, सब्जेक्ट जो होता है कोई बहुत बड़ा एडवेंचर होगा। अब ये जो सैमुअल बटलर ने हुडिब्रास लिखी थी, तो इसका सब्जेक्ट जो था वो बहुत हाई था। एक नाइट था ये, शूरवीर, ये नाइट जो था किसी एडवेंचर के लिए जाता है। अब एडवेंचर के लिए जाता है, एडवेंचर पसंद है, लेकिन जब एडवेंचर के लिए आता है तो क्या होता है, रास्ते में कई लोग मिलते हैं, कई लोग इसे पीट देते हैं। इसकी लड़ाई होती है, इसे लगता है मैं पीटूँगा, पता लगा ये पिटे आता है। तो क्या है, सब्जेक्ट बड़ा हाई है, ठीक है? लेकिन लैंग्वेज जो है वो इसकी डाउन है। तो इसे हम लो बर्लेस्क में रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सैमुअल बटलर की हुडीब्रास जो है ये एक लो बर्लेस्क का एग्ज़ाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है बर्लेस्क के जितने भी एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आपको बताएँ, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम्स में ये पूछे आते हैं। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।